गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मास स्प्रिंग सिस्टम और उसकी वजह से ऑसिलेशन कैसे होता है इस पे बात करते हैं। और ये मास स्प्रिंग सिस्टम हम लोग वर्टिकल सिस्टम में रखते हैं, मतलब मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल पोजीशन। तो इस दौरान ऑसिलेशन कैसे होते हैं हमने ये सीखना है। थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। पहले सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग जो है सस्पेंडेड है इस तरह से। तो अभी हम लोग बहुत एलिमेंट्री काम करते हैं और स्प्रिंग मासलेस मान रहे हैं। देखिए, ऐसा संभव तो नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग का अपना मास है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो आपने उसे छोड़ दिया। तो स्प्रिंग का अपना मास कुछ नहीं है, उसकी अपनी लेंथ है कुछ एल मान लेते हैं। यहां से यहां तक स्प्रिंग की लंबाई थी। स्प्रिंग जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने दूसरा डायग्राम इसी में समझाने की कोशिश करनी है। क्या किया कि स्प्रिंग पे थोड़ा सा कुछ वेट नीचे से बांध दिया, तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग खींचेगा। और सपोज ये खींचते हुए यहाँ पहुंच गया। एक और बना लेते हैं, ठीक है। और ये वेट मान लेते हैं mg। तो अगर मैं इस डॉटेड लाइन को ऐसे करूं तो लेंथ एल, कैपिटल एल में थोड़ा सा खिंचाव आ गया नीचे, और इस खिंचाव को स्मॉल एल कह देते हैं, जो स्प्रिंग इतना खींची है। इस दौरान खिंचा जरूर है, लेकिन अभी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुई। ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी भी ये रुका हुआ है, बस थोड़ा सा। अब ये वाला लेवल है, इस समय दीजिएगा, यहां तक स्प्रिंग खिंचा हुआ है। अब क्या किया गया, तीसरी सिचुएशन में भी एक ही स्प्रिंग है, तीन नहीं है। स्प्रिंग तो एक ही है, लेकिन तीन सिचुएशन दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने नीचे को थोड़ा सा खींच दिया इसे। ये mg वेट वाला स्प्रिंग को पकड़ के थोड़ा सा नीचे को खींचा, तो अब यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो तीसरी सिचुएशन होगी, तो इस दौरान ये थोड़ा और खींच जाएगा और स्प्रिंग यहां पर आ गया। ये जो है ये वर्टिकली है, तो इसको y मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, y जो होगा l के मुकाबले कम होगा, स्मॉल एल के मुकाबले। उससे कम ही खींचना है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको हुक्स लॉ भी फॉलो करना है, इलास्टिसिटी वाला। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, y l के मुकाबले कम होना चाहिए, इस तरह से बनाइएगा। तो अब यहाँ पर कुछ आपने फोर्स लगाया है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो नीचे को पहले से ही mg तो था ही, और मान लेते हैं आपने थोड़ा सा डेल्टा एफ फोर्स लगाया। तो ये जो डेल्टा एफ है ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वजह से अब ऑसिलेशन स्टार्ट हो। तो ऑसिलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इन पे बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, मैं रिपीट कर देता हूं। पहले एक ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल स्प्रिंग की। जो ओरिजिनल लेंथ है वो उस दौरान ओरिजिनल लेंथ क्यों है, क्योंकि अपना वेट है नीचे को है। तो अब आप कहेंगे कि इसका वेट तो लेना ही नहीं है, तो नेग्लिजिबल है। हमने थोड़ा सा वेट उस पर mg सस्पेंड कर दिया, कोई ब्लॉक, कोई भारी चीज थोड़ा सा हल्की, बहुत भारी नहीं, स्प्रिंग पे लगाई आराम से। तो स्प्रिंग थोड़ा सा खींच गया, स्मॉल एल, लेकिन
अभी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर खींचा है, ठीक है। जितना mg नीचे को है उतना ही ऊपर को होगा, तभी ये बीच वाले डायग्राम में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ऊपर को हम जो फोर्स है उसको F मान लेते हैं, तो ये F और mg बराबर हो गए मतलब। अब थोड़ा सा और खींचिए नीचे, जो मान लेते हैं डेल्टा F। तो ऊपर को लगने वाला फोर्स भी उसी हिसाब से सोचेंगे, तो वो F प्लस डेल्टा F हो जाएगा बराबर। भाई नीचे को भी डेल्टा F है तो ऊपर को भी डेल्टा F और बढ़ा लिया। अब ये डेल्टा F जो है ये ऑसिलेटरी मोमेंट के लिए, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए इसको लिख भी लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ मासलेस स्प्रिंग। फिजिक्स थोड़ा कंप्रोमाइज मैथ्स के मुकाबले यहीं पर करती है, इन्हीं एज्यूम्शंस पे, क्योंकि आप जानते भी हैं कि मासलेस नहीं होता, फिर भी आप लिखते हैं। इसका मतलब है आप सही शब्द होता कि स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ऐसा भी सोच लीजिए, with spring constant K, with spring constant K and length L, capital L, ये स्प्रिंग की लेंथ है। सपोज a weight W, suppose a weight mg be suspended from the spring। अब क्या होगा, तो ये थोड़ा सा खींचेगा, लेट spring be extended, spring be extended by a small length L, small l, इतना खींचिए। In this situation एक्सटेंशन जरूर हुआ है, लेकिन इस दौरान बीच वाले में ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुए, बस ये लिखाना चाह रहा हूं। इन दिस सिचुएशन ऐसे इन्वर्टेड होमा में लिख देता हूं, स्प्रिंग प्लस मास, स्प्रिंग प्लस मास डजंट ऑसिलेट। अभी ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पर खींचिए थोड़ा सा। अब क्या करते हैं बच्चों, मैं नई लाइन से लिख देता हूं, लेट सम एडिशनल फोर्स delta F be applied downward, नीचे को लगा दिया हमने। This force will be responsible, अब करेगा क्या, इससे होना क्या है, this force will be responsible। तो ये डेल्टा एफ लगाया थोड़ा सा और छोड़ दिया, हम ऐसा समझ रहे हैं। लगाए रखोगे तो रुका रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लगा के छोड़ देंगे तब ये होगा ऑसिलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। तो अब यहां से ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट है।
फॉर मिडिल सिचुएशन 8 से लिखनी चाहिए, अब लिख लेते हैं। जो बीच वाली स्थिति दिख रही है आपको, जिसमें एक्सटेंशन हुआ है स्मॉल एल, अगर आप उसमें बात करें तो जो एफ होगा बच्चों वो माइनस टाइम्स k इंटू स्मॉल एल होगा। और जो लास्ट वाली सिचुएशन है उसमें देखेंगे ड्यूरिंग ऑसिलेशंस एफ की जो टोटल एफ प्लस डेल्टा एफ हो गया है माइनस k टाइम्स और एक्सटेंशन एल प्लस स्मॉल वाई हो गया। तो यहां से ये हो जाएगा एफ प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस के एल माइनस के वाई। लेकिन देखिए प्लीज, एफ और माइनस के एल तो इक्वेशन 1 के आधार पे बराबर है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो आपके पास आएगा सो डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस के वाई, इक्वेशन नंबर 2। हमने डिस्प्लेसमेंट को y ले लिया क्योंकि वर्टिकल चल रहा था, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप x भी सोच सकते हैं। हियर y इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों तो वेलोसिटी क्या होगी, सोचिए। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dt विल बी वेलोसिटी, और अगर ऐसा है तो d2y अपॉन dt स्क्वायर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये y किसकी वजह से है, डेल्टा एफ की वजह से ना। सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स है डेल्टा एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप करें d2y अपॉन dt स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो भाई डेल्टा एफ की वैल्यू तो सेकंड इक्वेशन में आपने लिखी है, वहां से उठा लेते हैं। सेकंड में डेल्टा एफ क्या है, अभी जो ऊपर लिखा हुआ है आप उसे देखिए, उसे यूज करिए। तो माइनस के वाई इक्वल टू एम d2y अपॉन dt स्क्वायर, आप साइड में लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2। तो यहां से d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस m अपॉन k इंटू वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक तरफ ले आएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, k से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। मिस्टेक तो नहीं हो रही है? सॉरी, m से डिवाइड, ओह सॉरी, k अपॉन m, m से डिवाइड करेंगे तो k अपॉन m। हम लोग ऐसी इक्वेशन पहले भी डिराइव कर चुके हैं, अगर उसमें हॉरिजेंटल चल रहा होगा मैंने ऐसे ले लिया होगा, देखिएगा प्लीज, k अपॉन m टाइम्स x। तो मैंने ये कहा था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और आपको कहा होगा k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसा बताया होगा मैंने, आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। वही काम यहाँ भी करते हैं, k अपॉन m इक्वल टू, एक ही बात हो, x लिखो y लिखो, ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। सो d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये आपके पास चौथी इक्वेशन है।
और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM की। This is the differential equation. This is the differential equation of a simple harmonic motion, SHM of a mass sprint system. Mass dash sprint system ऐसे लिखते हैं। तो मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। कैसे पता लगा? क्योंकि उसकी इक्वेशन वही आई जो एक ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए आती है। तो फिर इसका मतलब वो SHM करता है, ये साबित हो गया। नाउ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आसान है, T इक्वल टू हम लोग बार बार करते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई तो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आपने ऊपर लिखा है क्वेश्चन 3 में, तो वहां से ओमेगा उठा लीजिए तो वो m अपॉन k आ जाएगा। वहां से k अपॉन m होगा, लेकिन ओमेगा नीचे रखना है, तो उल्टा करेंगे तो ये आ जाता है। तो टाइम पीरियड किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? मास और स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा मास? स्प्रिंग का मास, या जो उससे सस्पेंडेड मास है, ये देखिए जो स्मॉल m सस्पेंडेड मास। एक चीज और देखिएगा, हम स्मॉल l के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आप प्लीज सेकंड पिक्चर को देखिएगा, बीच वाला जो हमारा है, वहां से कुछ रिजल्ट निकाला जा सकता है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड में जो F है वो और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो बराबर है। जो F है वो mg के बराबर है, तभी वो रुका हुआ था सेकंड में। तो इस बात को अब हम लिखते हैं नीचे, और पहली क्वेश्चन भी देखिएगा, मैं बार बार ऊपर नीचे कहाँ कर पाऊंगा, वो पहली क्वेश्चन को भी गौर करिएगा। यहाँ F इक्वल टू -KL लिखा, तो अपोजिट माइनस तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो KL के बराबर ही होगा। तो अब इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो एक और एक्सप्रेशन मिल सकता है हमको टाइम पीरियड का। अब लीजिएगा, इन द मिडिल पोजीशन वी ऑब्जर्व दैट मिडिल पोजीशन we observe that F equal to mg. अच्छा, also from 1 F equal to -KL. So numerically फिजिक्स में हम लिखते हैं तो मैथ्स में मॉड लेने जैसा, मैथ्स में आप कहते हैं कि मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, तो फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल कह रहे हैं एक ही बात है। तो माइनस साइन हटा लो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा? F इक्वल टू mg और इक्वल टू KL। ठीक हो गया, तो m अपॉन k की जो क्या रख सकते हैं यहाँ से? L अपॉन g। तो यहां से एक फॉर्मूला और भी आ सकता है, 2 पाई रूट m अपॉन k था, तो 2 पाई रूट L अपॉन g भी हो सकता है फॉर्मूला। अब आप न्यूमेरिकल्स इस एंगल से भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं, तो न्यू होता 1/T।
तो कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो 1/2 पाई, इसको वैसे लिखना की जरूरत थी नहीं, बस बता दे रहा हूँ। न्यू 1/t याद रखना ज्यादा जरूरी है बस, और यह यहां से G/L, तो ये हो जाना है आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास पहला डेरिवेशन हो गया। मास स्प्रिंग सिस्टम अगर वर्टिकली सस्पेंडेड है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालें, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। काफी आसान डायग्राम है बच्चों, आप लोग बस ये डायग्राम को समझिए। शुरुआती कैपिटल एल लेंथ थी, थोड़ा सा वेट अगर उससे लगा दिया जाए तो थोड़ा सा स्मॉल एल खींचा, थोड़ा डेल्टा एफ और लगाया जाए तो थोड़ा सा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये वाई एल से कम ही होना चाहिए ताकि हुक्स लॉ फॉलो होता रहे। मेरे ख्याल से बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए, तो आराम से इसे देखिए और फिर उसके बाद बिना देखे एक बार लिख के करते हैं। थैंक यू।